Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 और हम आ चुके हैं थर्ड चैप्टर पे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको आप सब जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब उसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे नाजिज्म के बारे में कि जो नाजी का जो कैसे कैसे उनका राइज हुआ, कैसे कैसे वो डिक्लाइन हुए और ये लोग क्या थे। नाजिज्म को अगर हम देखा जाए या नाजी लोगों को अगर हम बात करें, जो नाजी जिनको बोला जाता था, तो अगर हम उनकी बात करें तो वो लोग क्या थे, उनको बोला जाता है सपोर्टर ऑफ हिटलर। सपोर्टर ऑफ हिटलर। और हिटलर एक ऐसा नाम है जो हम अक्सर अपने घरों में भी सुनते हैं, राइट? कि अगर हमारे पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो भी हम उनको हिटलर की उपाधि दे देते हैं कि आप बड़े हिटलर हो रहे हो। करते हैं ना, अपने घरों में भी हम करते हैं, आपस में बात करते हुए कि यार ये बहुत हिटलर है। कोई टीचर स्ट्रिक्ट आ जाता है तो उसको भी हिटलर बोल देते हैं कि हिटलर का पीरियड है, चलो पढ़ना पड़ेगा। तो हिटलर का ऐसा क्या रोल रहा है, इतना स्ट्रिक्टनेस और मतलब एक डरावना जिसको हम बोल सकते हैं, हिटलर का ऐसा क्या रोल रहा है और क्या इन नाजी लोगों का रहा है, जो नाजी लोग हैं जो उनके सपोर्टर हैं, उन लोगों का क्या रोल ऐसा रहा है हिस्ट्री में जो उनका ऐसा जो क्रूर वाला रूप है या जो डरावना रूप है वो सामने आता है। उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parent discussing about something in very serious tone. 11 साल के बच्चे की ये कहानी है। 11 साल के एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम था हेलमट। वो रात को लेटा हुआ था और उसने अपने मम्मी पापा को कुछ बहुत बातें करते हुए सुना, बहुत सीरियस टोन में। वो कह रहे थे कि अब जो उसके फादर थे वो एक बहुत प्रोमिनेंट फिजिशियन थे और वो अपनी वाइफ से कह रहे थे कि अब या तो टाइम आ गया, या तो मुझे पूरी फैमिली को मारना पड़ेगा, या तो हम सबको मरना पड़ेगा, या फिर मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ। ठीक है, या फिर सुसाइड कर लूँ। क्यों? क्योंकि वो कर रहा था कि अब उसको बदले का डर है। नाउ फियर ऑफ रिवेंज एक आ चुका है कि अब वो लोग बदला लेंगे जिन लोगों को हमने मारा था। क्यों? क्योंकि जर्मनी में एलाइज जो पावर थी अब उनका राज हो गया था, उनका राज हो गया था और अब वो हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमने ज्यूज के साथ किया, जैसा हमने ज्यूज के साथ किया। अब ज्यूज को क्या था, जर्मनी में जब हिटलर आया था, आगे भी हम पढ़ेंगे, ज्यूज को अपना कट्टर दुश्मन मानता था। कट्टर दुश्मन, ठीक है, कट्टर दुश्मन। और उसने ज्यूज को मरवाने का काम किया था। आपने पढ़ा भी होगा, कहीं सुना भी होगा कि गैस चैम्बर्स में वो ज्यूज को भरता था, गैस चैम्बर्स में, और फिर उनको जला देता था, मार देता था। ठीक है, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद तो अब ये चीज ये सब वो सुन रहा था। तो अगले दिन क्या हुआ, उसके फादर जो है हेलमेट को और उसकी वाइफ को और अपने आप को लेकर गए वो गार्डन में, अपना बचपन के जो गीत थे उन्होंने गाए या जो उन्होंने पुरानी यादें की, और उसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार दी और वो मर गए। तो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज वो बच्चा हो गया कि जब उसको पता चला कि इस तरह की बातें चल रही हैं, तो उसने 9 साल तक, अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना सिर्फ इसी वजह से नहीं खाया कि उसको लगता था कि उसकी जो माँ है वो उसको जहर दे देंगी, वो उसको जहर दे देंगी। तो ये खौफ जो है वो बैठ गया था। लेकिन ये खौफ कैसे आया था? जो हिटलर के लोग थे उन्होंने ऐसा क्या किया था जर्मनी में जो इस तरह का खौफ बैठ गया था, तो वो अब हम पढ़ेंगे। और जो नाजिज्म है वो सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने ज्यूज को मार दिया और वो एक अपने आप में एक पावर बनना चाहते थे, नहीं, पूरा एक सिस्टम था ये जो अपने आप को वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स के एक स्ट्रक्चर की तरह से हम इसको समझेंगे कि वो किस तरह का डर पैदा करते थे, किस तरह के उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, या जर्मनी को वो सुपर पावर बनाना चाहते थे। तो जर्मनी में वो क्या चाहते थे कि वो एक ही तरह के लोग की जो प्योर आर्यन है, जो प्योर ब्लडेड आर्यन है, सिर्फ वही, उनको ही जीने का अधिकार है, उन्हीं को राज करने का अधिकार है। लेकिन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी हार गया। तो फिर जो हिटलर है, जो उसके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स थे, उन सब ने बंकर में, बर्लिन में एक बंकर में अप्रैल में सुसाइड कमिट कर लिया गया। क्योंकि हिटलर को पता था कि अब वो बचेगा नहीं, अगर वो गलती से भी उनके हाथ आ जाएगा तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही वॉर खत्म होता है तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल मिलता है न्यूमेरबर्ग में,
और वहां पर प्रोसिक्यूट किया जाता है नाजी वॉर क्रिमिनल्स को, जो उन्होंने क्राइम किए थे। हालांकि जो उन्होंने क्राइम किए थे उनके लिए कोई भी सजा बहुत छोटी सजा थी, बहुत छोटी सजा थी। एलाइड पावर्स क्या थी, जो आपकी यूके, फ्रांस और बाद में इसको यूएसएसआर और यूएसए ने भी ज्वाइन किया था। और ये किससे लड़ रहे थे? एक्सिस पावर, जो जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों एक तरफ थे। अगर हम बात करें कि किस किस के बीच में युद्ध हो रहा था, तो एलाइड पावर, जो मित्र राष्ट्र थे, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। एलाइड पावर में एक तरफ सबसे पहले यूके एंड फ्रांस, यूके और फ्रांस ने एक साथ लड़ा। उसके बाद फिर यूएसएसआर और यूएसए, यूएसए भी इसमें ज्वाइन हो गए। और एक तरफ थी एक्सिस पावर, जो थी आपकी जर्मनी, जर्मनी के लोग थे, इटली और जापान। ठीक है, तो इन सब इन लोगों में जो था वो युद्ध हो रहा था। ऑलराइट, आगे देखते हैं। तो फिर इन्होंने, इनके लिए सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा कि चलो भाई ठीक है, अब जैसे भी इन्होंने किया है सो किया है, पर हम लोगों को इन सब चीजों को थोड़ा सा कम करना है और इनको, हमें इन पे इतना हार्श नहीं होना है जितने हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हो गए थे। तो वही कारण था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो जर्मनी के साथ हुआ था, उसी की वजह से फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। पूरा एक नरसंहार हुआ जिसमें बहुत सारे इनोसेंट पीपल थे जो मर गए। आपके पॉलिश सिविलियन हो, जिप्सीज हो, आपकी 6 मिलियन जूस, 70,000 आपके जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, उनको भी मार दिया गया। सिर्फ इस युद्ध के नाम पर इतना बुरा नरसंहार हुआ कि सब कुछ ऐसे मार दिया जाता था, उनको गैस चैम्बर से भरा जाता था। ठीक है, उनकी जैसे ऑस्विट्स उनमें से एक सेंटर हुआ करता था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 11 नाजीज को उन्होंने डेथ दे दी, कुछ लोगों को उन्होंने पनिशमेंट दे दिया, किसी लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इतने हार्श नहीं होंगे, तो एक ऐसे ट्रिब्यूनल में उनको सजा दी गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या एक्सपीरियंस रहा था, जो जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को फिर से लड़ना पड़ा और वहां पर हिटलर का राइज हुआ। सो देखो, वाइमर रिपब्लिक का जन्म होता है वहां पर। जर्मनी जो है वो एक बहुत पावरफुल एम्पायर था। अगर हम बात करें तो 12th सेंचुरी की, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा किसके साथ? ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ, अलोंग साइड द एंड अगेंस्ट वही इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इन तीनों के खिलाफ लड़ा। ऑल जॉइन द वॉर एंथुसियास्टिकली, और सब ने जो है मतलब आपाधापी में, मतलब बहुत जोश के साथ जो है कह दिया कि ठीक है भाई हम वॉर कर रहे हैं। लेकिन वजह क्या थी वहां पे? उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी देर तक चलेगा, और इस इतने देर तक चलने की वजह से यूरोप के जितने भी रिसोर्सेज थे सब खाली होते चले गए। अब वहां पर और बुरा हाल हो गया। और जर्मनी जो है शुरुआत में वो जीत गया, उसने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया, बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया। फिर जैसे ही यूएस की एंट्री होती है एलाइज पावर में, तो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो जर्मनी हार जाता है, और वो उसके बाद उसको काफी सारी चीजें अपने अंदर ट्रीटी करनी पड़ती है, या कुछ चीजों के लिए उसको ह्यूमिलेट होना पड़ता है। ठीक है, सो जो डिफीट हुआ इंपीरियल जर्मनी का एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज, कि अब जर्मन की जो पॉलिटिक्स है उसको दोबारा से रीशेप किया जाएगा, और फिर उसके लिए एक नेशनल असेंबली जो है वो वाइमर में मिलती है, नेशनल असेंबली, एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक संघीय ढांचे के साथ एक लोकतांत्रिक संविधान की वहां पर बात होती है। एंड डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट और राइस्टैग, जिसको जर्मन पार्लियामेंट को राइस्टैग बोला जाता है। और ये किस बेसिस पर अब वहां पर इलेक्ट होंगे? यूनिवर्सल वोट्स में, और जिसमें आपकी वुमेन भी शामिल है। दिस रिपब्लिक जो है, ये जो वाइमर रिपब्लिक था, ये लोगों को समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये जर्मनी को फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ा था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफीट। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग नहीं चाहते थे इस चीज को, उनकी समझ से बाहर था। मतलब वाइमर जो रिपब्लिक था उनके आउट ऑफ कोर्स की बात थी, क्योंकि उनको लग रहा था ये फोर्सफुली हम पे थोपा जा रहा है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? वर्साई की जो संधि हुई थी, जो ट्रीटी एट वर्साई थी विद एलीज, उससे क्या हुआ? वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, और इसमें जर्मनी को क्या क्या खोना पड़ा? इसमें जर्मनी को ओवरसीज कॉलोनीज खोनी पड़ी,
10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन का जो 1/10 पार्ट था वो खोना पड़ा। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, अपनी 13% अपनी टेरिटरीज खोनी पड़ी। एंड 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल। अब 75% आयरन जो बनता था जहां पर, वो भी जगह ले ली, और आपकी 26% जहां पर कोल बनता था, ये एरिया भी फ्रांस ने उससे ले लिए, फ्रांस ने उससे ले लिए। अब जो आपका ये वॉर गिल्ट है, द वॉर गिल्ट क्लोज जर्मन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। और अब क्या हुआ, अब ये सब चीज तो उससे छीन ली गई, और उसके बाद उसको क्या बोल दिया गया कि ये वॉर जो है ना वो आप ही की वजह से हुआ है, तो अब इसकी भरपाई भी आप ही करोगे। तो उनको कंपनसेशन की मांग हुई कि कंपनसेशन वो देंगे, और कंपनसेशन कितना देंगे वो, 6 बिलियन पाउंड। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो है कंपनसेशन अब उसको देना पड़ेगा। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s, और उन्होंने उसका राइनलैंड वाला पार्ट भी छीन लिया, जो मिनरल, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हुआ करते थे। And many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। और उन्हें क्या लगा कि वाइमर रिपब्लिक जो है यही रिस्पॉन्सिबल है इस डिफीट के लिए भी, और जो ये हमारी इतनी बेइज्जती हुई है वर्साई में, उन सब चीजों के लिए भी। तो ये चीज थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिफीट से हुई थी। और उसके बाद उसके इफेक्ट क्या पड़े थे। एक इफेक्ट तो पड़ता है फाइनेंशियली, कि फाइनेंशियली आप पूरे ड्रॉन आउट हो जाते हो, आपको नहीं पता है। दूसरा फर्क पड़ता है आपकी मानसिकता पर, कि आपने वॉर में इतना कुछ खोया है, तो अब लोगों को क्या हो गया, ह्यूमिलेशन की भावना आ गई कि भाई अब जर्मनी जो है वो ह्यूमिलेट हो रहा है, उसकी मजाक बनाई जा रही है कि बड़े आए थे सुपर पावर बनने, हार गए। तो दो तरह की जो है चीजों का इफेक्ट इन पर पड़ा, फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली। और यूरोप में क्या हुआ, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट माना जाता था जो लोगों को लोन देता था। ठीक है, जो लोगों को लोन देता था, क्रेडिटर माना जाता था, जो क्रेडिट करता था। और वो क्रेडिटर से क्या बन गए, वो बन गए डेप्टर्स। अब वो लोन लेने वाले बन गए, क्यों, क्योंकि जो उनकी मनी है वो तो सारी की सारी चली गई अपने युद्ध लड़ने में। तो अब जो है क्या करना पड़ेगा, जो वाइमर रिपब्लिक है उसी को इन सब चीजों के को भी पूरा करना पड़ेगा। तो अब दे आर फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। उसके बाद जिन्होंने वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया, जो आपके सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, तो वो अब जो लोग उनको किस तरह से चिढ़ाने लग गए। अब जो राष्ट्रीयवादी लोग थे उन्होंने उनको चिढ़ाना शुरू कर दिया, भाई तुम जो है तुम क्या कर रहे हो, उनको कर रहे हो। तो उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, उनकी मजाक बनानी शुरू कर दी गई। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक डीप इम्पैक्ट वहां के लोगों पर पड़ा, डीप इम्पैक्ट। और कोई भी युद्ध होता है, छोटी सी लड़ाई हो जाती है ना, उसका भी असर होता है लोगों पर। और ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स जो है उनको सिविलियंस के ऊपर देखा जाने लगा था, क्योंकि जो मीडिया थी उन्होंने उनकी लाइफ को पूरा ग्लोरीफाई करके दिखाया हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो कितनी बुरी तरह से जी रहे थे वहां पर, कि लाश पड़ी होती थी, उनके साथी मर रहे थे। लेकिन अब उनको, उनका जो सोल्जर्स जो है, सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर दिखाया जाने लगा। तो सोल्जर्स का जो है, जो कद जो है वहां पर बढ़ गया था, सोल्जर्स को बहुत ऊपर तरीके से देखा जाने लगा था। इसीलिए आर्मी से रिलेटेड जो लोग थे, ऑक्यूपेशंस थी, वो बहुत ज्यादा इज्जत के साथ देखी जाती थी, ना कि और कोई। ठीक है, लेकिन अब वहां पर क्या लोगों को लगता था कि अब जो है कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप जो है लोगों को बचा सकती है, कि जब एक कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप अगर आ जाए वो लोगों को बचा सकती है, वो आ सकती है। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो वो बहुत एक धुंधला सा और एक बहुत छोटा सा नया एक आइडिया था उनके लिए, जो ये वॉर की जो इनस्टेबिलिटीज है उसमें सरवाइव नहीं कर सकता है। तो लोगों को लगता था डिक्टेटरशिप अच्छी है, बजाय कि आप लोकतांत्रिकता की बात करो या किसी भी चीज की बात करो, तो उससे अच्छा है कि एक कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप हो और उस तरह से फिर चले। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब आपका राजनीतिक, अगर आप बात करें राजनीतिक उग्रवादी की बात करें या कट्टरवादिता की बात करें, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो रहे हैं साथ साथ।
So the birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of Spatist League, जो आपकी बोल्शेविक की जिस पर चले थे। और उसमें क्या हुआ था कि जो सोवियत ऑफ वर्कर्स और जो आपके सेलर्स थे वो स्टैब्लिश हुए थे, एंड फिर उन्होंने अपना अलग एक बनाना शुरू कर दिया था अपने स्टाइल में गवर्नमेंट्स को, एसोसिएशंस को। तो इसी तरह से हो गया। तो अब जो अपोज करते थे इन सब चीजों का वो क्या होते थे, उनको सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक बोला जाता था। ठीक है, जो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की एक पहचान मिले। और जब ये अलग जो दूसरे लोग थे जो इन चीजों को अलग करते थे, कम्युनिस्ट वाले लोग थे, तो वो कम्युनिस्ट टाइप की चीजों को विश्वास रखते थे, वो सोशलिस्ट वालों के बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट लोग थे और जो कम्युनल आपके लोग थे, आपके जो कम्युनिस्ट लोग थे और सोशलिस्ट लोग थे, एक दूसरे के बहुत बुरे दुश्मन बन गए, कम बिल्कुल इनरिकॉन्सिलेबल जो है एनिमीज वो है बन गए। ठीक है, और बोथ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। और अगर आप रेवोल्यूशनरी की बात कर लीजिए या आप मिलिटेंट, आप नेशनलिस्ट्स की बात कर लीजिए, तो सबको क्या चाहिए था, एकदम कट्टर सॉल्यूशन, एकदम उग्र सॉल्यूशन चाहिए था कि एकदम रेडिकल सॉल्यूशन चाहिए, कर दो भाई सॉल्यूशन अब इस चीज का, अब और बर्दाश्त उनसे नहीं हो पा रहा था। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन की अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वहां पर किस तरह से फैला हुआ था, तो वो एक अलग चीज थी। वो कब ज्यादा हो गया, जब इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ गए। तो राजनीतिक कट्टरवाद जब ऊंचाइयों पर पहुंचा, जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, जर्मनी को जो है लोन्स पर ही अब करना पड़ रहा था। वो जो वॉर का रेपरेशन था, जो उनको कंपनसेशन देना था, वो गोल्ड में दे रहा था, और धीरे धीरे करके जो गोल्ड रिजर्व थे वो भी खाली हो गए थे। अब फिर उसने क्या किया, पेपर प्रिंटेड करेंसी बनाई। अब पेपर प्रिंटेड जो करेंसी बनाई वो और ज्यादा बुरी हालत हो गई। एक यूएस डॉलर उसके 24,000, फिर धीरे धीरे 3,53,000, आपके 46,21,000 मार्क्स के इक्वल हो गया। तो देखिए कि किस तरह से जो उनकी जो मुद्रा थी वो बिल्कुल गिर गई, इतनी हो गई कि वो दिसंबर तक वो चली गई ट्रिलियंस में। अब जो है वैल्यू जो है करेंसी की गिर गई है, प्राइसेस जो है वो एकदम आसमान छू रहे हैं। लोगों के पास कोई अब ना तो बची है पैसा, ना बची है जॉब, ना ही है एम्प्लॉयमेंट। अब वो ब्रेड खरीदने के लिए भी उनके पास, उनको एक ऐसे इतने सारे नोट देने होते थे तब उनको एक ब्रेड मिलता था। क्यों? क्योंकि जो आपकी करेंसी है वो गिर चुकी है। सो दिस क्राइसिस, जब इस तरह की कोई क्राइसिस आ जाती है ना, जबकि प्राइसेस फिनोमिनली एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो उस फिनोमिना का जो नाम होता है वो उसका नाम होता है हाइपर इन्फ्लेशन। जब आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो काम हो रहा था। तो अब जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, जब आपके जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। उसके बाद एक डाउस प्लान बनाया गया, जो कि अमेरिकन्स ने बनाया, कि उसमें थोड़ा बहुत इनको इस बर्डन से आजाद किया गया। डाउस प्लान को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम जान सकते हैं कि अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने फिर इनकी हेल्प की कि चलो ठीक है इनको थोड़ा सा उबारते हैं। लेकिन इस चीज पर आप ध्यान दीजिए कि यूएस की एंट्री के बाद ही जर्मनी हारा था, और अब यूएस क्या है, अपना प्लान लेकर आ गया जर्मनी के पास कि कोई बात नहीं, हम हैं और हम इस बर्डन को कम करेंगे। और फिर वो यूएस ने जर्मनी को लोन देना शुरू कर दिया। अब युद्ध जो हुआ था, और जो दूसरा अगर हम और आगे की बात करें तो फ्रांस की, यूके की अगर हम बात करें यूरोप में, तो वहां पर क्या हो रहा था, इन लोगों का जो था पहले से ही इनका धन जो है खाली हो रहा था। अब ये डेप्टर बन गए थे, और इनको लोन कौन दे रहा था, इनको भी लोन यूएस से दे रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप समझ सकते हो कि इसको तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। खैर चलिए, वो उस टाइम की बात थी, और उन्होंने कहा कि हम लेकर आते हैं एक ऐसा प्लान, उससे आपको जो है थोड़ा कम बर्डन होगा। लेकिन इनकी तो हालत और खराब होनी थी, जर्मनी को तो और बुरे दिन देखने थे। तो वो कैसे हुआ? द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928 सो सम स्टेबिलिटी। और 1924 और 1928 की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई। लेकिन वहां पर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद एक वहां की जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी जो शेयर मार्केट पर काम करती थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये कहाँ की थी, यूएसए की थी। और ये क्रैश हो गई।
और इसके सारे जो शेयर थे वो बिक गए, और जो है अपना लोग अपना मतलब बेचना चाहते थे कि भाई हमारे शेयर ले लो, तो 13 मिलियन शेयर्स भी एक एक दिन में बिक रहे थे। फॉल प्राइसेस में जो फॉल आने की वजह से लोगों ने अपना सारा शेयर बेच दिया गया, ये पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई, और इससे फिर क्या आया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल महामंदी आ गई, बिल्कुल महामंदी। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, और 1929 और 32 तक की अगर हम बात करें, तो जो यूएसए की नेशनल इनकम है, यूएसए की जो इनकम है वो हाफ हो गई, हाफ इनकम, उनकी जो इनकम है वो हाफ हो गई। एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो गिर गए, फार्मर्स जो है वो और बुरी तरह से हिट हुए इस चीज से। तो इससे फिर क्या हुआ, जर्मनी को भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन देखनी पड़ी इस चीज को लेकर, ठीक है। तो जर्मनी में भी सेम चीज हो गई, फिर वहां पर लोगों को वेज नहीं मिल रहा था, उनके वेज रिड्यूस हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, जो युद्ध था वो इतना ज्यादा बुरा हाल वहां पर हो गया कि वो अपने गले में प्लैक कार्ड डालकर घूमते थे कि हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी ज्यादा बुरी हालत वहां पर हो रखी थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटी एंड फियर्स इन द पीपल, और इससे क्या हुआ, लोगों में और चिंता और जो डर है वो बढ़ गया, और करेंसी ने तो अपनी वैल्यू छोड़ ही दी थी। और अगर आप बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों की या बिजनेसमैन लोगों की, तो उन लोगों के साथ भी सेम चीजें हो रही थी, उनके सारे बिजनेस ठप हो गए थे। अब वहां पर कुछ नहीं हो रहा था सिवाय चिंता, सिवाय आपके अनएम्प्लॉयमेंट के, वहां पर जर्मनी में कुछ नहीं बचा था। तो ये चीज क्या थी, ये चीज हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इस वजह से जो जर्मनी थी वो कितना कुछ झेल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। वो अब वहां पर वाइमर रिपब्लिक की बात करें, तो वाइमर रिपब्लिक तो क्या करेगा, वो वाइमर रिपब्लिक उन्होंने अभी तो बनाया, तो वो कितनी हेल्प करेगा, इसलिए लोगों को उसका कोई सहारा नहीं दिख रहा था। अब ना तो बच्चों को खाने के लिए कुछ था, ना वुमेन के लिए कुछ था, कैसे वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, कुछ भी वहां पर नहीं बचा था। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, अब लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया कि वाइमर रिपब्लिक जो है वो कुछ नहीं करेगा। और ऐसी पार्टी उस टाइम पर, एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो मेजर पार्टी बन जाए और रूल करे या फिर इन सब चीजों से उसको बाहर निकाले। तो ऐसी कोई एक पार्टी नहीं थी जो मेजोरिटी में आ जाए, ठीक है। तो कोलिशन होते थे, कोलिशन होने के बाद फिर आपको पता है फिर किस तरह से ही चलता है मामला वहां पर। उसके बाद अनदर डिफेक्ट आर्टिकल 48। अब आर्टिकल 48 क्या था कि प्रेसिडेंट को जो पावर है इम्पोज करने की, इमरजेंसी, सिविल राइट को सस्पेंड करने की एंड रूल को, तो उसमें फिर क्या हुआ, तो धीरे धीरे लोगों में वाइमर रिपब्लिक का जो नाम है वो खटकने लगा, और उन्होंने कहा इसको उठा के फेंक दो, इसको उठा के फेंक दो, हमारे बस ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो फिर within its short life, Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days and a liberal use of Article 48. Yet the crisis could not be managed. कितने लोगों को, कितने कैबिनेट को उसने किस तरह से चलाया, लेकिन फिर भी उन सब सिस्टम को जो है मैनेज नहीं कर पाए, और जो लोग थे उन्होंने इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है विश्वास खो दिया। It seemed to offer no solution. उन्हें लगता था कि जो आपका पार्लियामेंट है या जो आपका जो भी आप डेमोक्रेसी के हिसाब से करना चाहते हो वो उनके लिए किसी भी काम का नहीं है। दिस इज ऑफ नो यूज फॉर देम, नो यूज फॉर देम, नो यूज फॉर देम। उन्हें लगता था कि उनको ये नहीं बचा सकता, ठीक है। क्या नहीं बचा सकता, वाइमर रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक उनको अब नहीं बचा सकता इस कंडीशन से। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, लॉस्ट फेथ, अपना जो विश्वास है वो खो दिया, और लोग दूसरी तरह की चीजें को तलाशने लगे कि इससे तो हमारा भला नहीं हो सकता है। और फिर वहां से एंट्री होती है हिटलर की। कैसे फिर हिटलर अपनी पार्टी बनाएगा, कैसे फिर हिटलर लोगों को एक दिशा देगा कि नहीं मैं हूं, मेरे ही फार्मर्स भी मेरे हैं, आपकी जो मिडिल क्लास है वो भी मेरी है, हर एक फील्ड की हर एक सेक्शन के लोगों को फिर कैसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट वी विल डिस्कस इन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जर्मनी जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और कैसे वहां पर रिपब्लिक को वो लोग हटा देना चाहते थे, और कैसे वो लोग चाहते थे कि कोई भी आ जाए और हमें बचा ले सिचुएशन से। और इस चीज का कैसे नाजी लोगों ने और कैसे हिटलर ने वहां के लोगों के दिमाग से खेला,
और कैसे उसका फिर उदय होता है और फिर कैसे वो वहाँ के लोगों के साथ बर्ताव करता है, कैसे वो सिर्फ वहाँ पर आर्यंस को ही स्टैब्लिश करना चाहता है। ये सब चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और ये बहुत मज़ेदार आपका चैप्टर है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इससे इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन हिटलर वाला जो पार्ट है ये बहुत कुछ हमें सिखाता है, अपने जीवन में भी हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें अपनी पावर का कभी भी इतना गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया होगा तो देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।